आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेंजिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय डायरेक्ट मेथड। जैसा कि जो हमारे पास एमएससी बॉटनी सेमेस्टर 1 हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टूल एंड टेक्निक का टॉपिक है, जिसका कि कोर्स कोड है MBOT 104। उसमें जैसा कि आपको पता होगा, जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होगा कि यूनिट 4 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेंजिंग पैटर्न ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय डायरेक्ट मेथड। और इस सब के अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड और रिमोट सेंसिंग मेथड के बारे में भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डायरेक्ट मेथड रेंजिंग पैटर्न में कौन कौन से यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंजिंग पैटर्न ऑफ द प्लांट बाय द डायरेक्ट मेथड। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपना रेंज रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन से जो डायरेक्ट मेथडोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि रेंजिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो भी हमें प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और कितने एरिया तक वो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंजिंग पैटर्न बोलते हैं। मतलब कि हम इसके थ्रू प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं। तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम अरेंजमेंट और साथ में जो बिहेवियर है प्लांट्स का वो हम स्टडी करेंगे कि उनके जो भी नेचुरल हैबिटेट है या जो भी हमारे पास जो कंट्रोल्ड सेटिंग्स हैं उनमें किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। तो हमारे पास कुछ एक ऐसे प्रोसेसेस हैं या फिर जो हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिससे कि हम रेंजिंग पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, जिससे कि हम रेंजिंग पैटर्न जो है वो प्लांट्स का स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अगर आप रेंजिंग पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टडी एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टडी एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एरिया है या फिर कोई इकोसिस्टम है जहाँ पर कि आपको लगता है जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकती है, वेटलैंड हो सकती है, या फिर कोई स्पेसिफिक गार्डन हो सकता है। और उसके बाद इन एरिया की आप जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्या करोगे, डिफ़ाइन करोगे। मतलब कि चाहे आप इसमें प्लॉट ऑफ लैंड की बात करें, चाहे ट्रांजेक्ट की बात करें, या फिर आप इसमें जो भी स्पेसिफिक लोकेशन है उसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हमारे पास आएगा वो आएगा आइडेंटिफाई द स्टडी एरिया। कि स्पेसिफिक एरिया को आप आइडेंटिफाई करेंगे और आप उसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी उस एरिया में प्लांट्स हैं उनको आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी उन प्लांट स्पीशीज़ का आप रिकॉर्ड जो है वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। जैसे कि इसमें चाहे नेटिव स्पीसीज़ हैं या फिर जो नॉन नेटिव स्पीसीज़, आई होप आपको पता होगा नेटिव स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, और नॉन नेटिव स्पीशीज़ क्या होती हैं, जो कि एक्जॉटिक स्पीशीज़ हैं। मान लो जैसे कोई स्पीशीज़ है जो बाहर से आ रही हैं या फॉरेन से आ रही हैं, उन स्पीशीज़ को आप क्या बोलोगे, एक्जॉटिक या नॉन नेटिव स्पीसीज़। तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एरिया में नेटिव और साथ में जो भी नॉन नेटिव स्पीसीज़ हैं वो कितनी आपको पाई जा रही हैं। इसके लिए आप जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन की मेथडोलॉजीज़ हैं या उनके ऐप्स हैं, उनके पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पर, हाउ टू वी आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एरिया। और एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद आप किस तरह से जो भी हमारे पास पर्टिकुलर प्लांट है उसको आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे।
इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना होगा, सर्वे ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस एरिया को सर्वे करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपने पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया है, यू हैव टू वॉक थ्रू दैट एरिया, और आप वहाँ पर नोट करेंगे कि जो भी आपको हर एक प्लांट या प्लांट स्पीसीज जो है वो वहाँ पर कौन कौन सी पाई जा रही हैं, उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेंट मेथड पता है आपको कि हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो बने होते हैं, पर्टिकुलर इनका लेंथ ब्रेड्थ स्पेसिफाई होती है, और इन स्क्वायर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ये फ्रेम जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का होगा, और इसमें जितने भी आपको प्लांट्स वहाँ पर नज़र आएंगे उन प्लांट्स को आप क्या करोगे, काउंट करेंगे। और यू कैन यूज़ अ ट्रांजेक्ट लाइन। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं कि एक जो आपकी जो ट्रांजेक्ट लाइन है उसका भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि इस ट्रांजेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो उन प्लांट्स को भी आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई साथ में कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यू हैव टू नोट डाउन द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको वहाँ पे जो भी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले पैटर्न के लिए जैसे कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, या फिर हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हमारे पास क्लम्प्ड या एग्रीगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई हमारे पास एरिया है और इस एरिया में रैंडमली हमें क्या मिल रहे हैं, कुछ प्लांट्स मिल रहे हैं। तो जो भी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्कैटर्ड होंगे, और उनका कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है वो नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो एक प्रॉपर वे में क्या होंगे, अरेंज होंगे। मान लो जैसे रो है तो रो में क्या होंगे, वो अरेंज होंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या आता है, क्लम्प्ड या एग्रीगेटेड फॉर्म। क्लम्प्ड या एग्रीगेटेड फॉर्म जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो भी आपको प्लांट्स मिलेंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प्स। तो आपको जो भी प्लांट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प्स आपको मिलेंगे, या फिर एग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेंगे। इसके बाद आपको आता है कि यू हैव टू कैलकुलेट और मेज़र द प्लांट डेंसिटी, कि अब आपने क्या करना है, जो भी प्लांट डेंसिटी है उसको आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ प्लांट विद इन स्पेसिफिक एरिया या फिर यूनिट एरिया ऑफ दी दैट पर्टिकुलर यूनिट्स। तो प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर जो है वो आप इसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ लोगे और जो भी प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी उनको कंपेयर करोगे कि कौन से एरिया में आपको प्लांट स्पीशीज़ कम मिल रही हैं या कौन से एरिया में आपको प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं। इसके बाद यू हैव टू काउंट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। सो ऑब्जर्व एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्लांट के पैटर्न्स को, या फिर वो इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि लाइट है, सॉयल मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, या फिर प्रेजेंस ऑफ हर्बीवोर या कॉम्पिटिटर्स है। वो पर्टिकुलर एरिया के प्लांट स्पीसीज़ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, चाहे बायोटिक हैं चाहे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करते हैं प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई वाटर सोर्स है और वाटर सोर्स के नज़दीक जो है वो आपको ज़्यादा प्लांट्स मिल रहे हैं, और जो भी आपके ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पर आपको प्लांट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट, कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में प्लांट ज़्यादा पाए जा रहे हैं और किस तरह के क्लाइमेट में आपको प्लांट्स कम मिल रहे हैं। इसी तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे ग्रोथ और साथ में साइज़ को। तो जो भी आपको प्लांट्स मिल रहे हैं उनकी ग्रोथ और साइज़ को आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जैसे कि आप उसकी हाइट, स्प्रेड या हेल्थ ऑफ प्लांट्स को नोट करेंगे। जो भी आपके पास लार्जर प्लांट्स होंगे वो डोमिनेट करेंगे किसी सर्टन एरिया में, या फिर जैसे जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे हो सकता है कुछ स्पॉट्स पर वो कैसे हों, ज़्यादा हों। डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज द डाटा, और लास्ट में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या फिर डाटा आया है उसकी आप सिस्टमेटिकली नोटबुक बनाएंगे, और जो भी हमारे पास डिजिटल ऐप्स होती हैं उन ऐप्स को यूज़ करके आप उस डाटा को पर्टिकुलर एनालाइज या पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में क्या करोगे, फिलअप करेंगे। मतलब कि उसका पूरा जो रिकॉर्ड होगा डाटा का, उस रिकॉर्ड को आपने क्या करना है, मेंटेन करना है।
तो जो भी इसके लिए आप मैप्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई ड्राइंग है या कोई इलस्ट्रेशंस हैं प्लांट लोकेशन की, उसको आप देख सकते हैं, या फिर जो अरेंजमेंट्स हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। So you have to analyze the data to determine if there are any correlation between the plant distribution and environmental factors. तो आपको देखना है कि क्या जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उसमें कोई कोरिलेशन है या फिर नहीं है। तो इन सारे मेथड्स को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनका रेंज या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी पर्टिकुलर लैंडस्केप में वो हमें ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उस प्लांट के किस तरह से पाए जाते हैं। मतलब कि एनवायरनमेंट को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो आपके प्लांट्स हैं वो किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, हर्ब मिलेंगे, श्रब मिलेंगे, टॉल ट्रीज़ मिलेंगे। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग ऑफ प्लांट्स। तो जैसा कि इसमें आपने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, आइडेंटिफाइंग ऑफ द स्टडी एरिया। उसके बाद आपने किया आइडेंटिफाई द प्लांट्स, सर्वे ऑफ द एरिया, जो भी पैटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने नोट किया है, और जो भी प्लांट डेंसिटी है उसको मेजरमेंट देंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या रिकॉर्ड करेंगे ग्रोथ एंड साइज को, डॉक्यूमेंट या फिर एनालाइज करेंगे आप डेटा को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें रेंजिंग पैटर्न ऑफ द एनिमल्स बाय द डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका रेंज किस तरह से हम नोट करते हैं। तो जैसे कि जो भी डायरेक्ट मेथड रेंजिंग पैटर्न के यहाँ पर जैसे कि आप डायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व करोगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें क्या करती है, मैटर करती है। जो भी आपके एनिमल्स की लोकेशंस है या फिर एनिमल्स की मूवमेंट है पर्टिकुलर रियल टाइम में, वो आपको देखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फील्ड ऑब्जर्वेशन। कि आप पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे और फील्ड में जाने के बाद जो भी प्लांट्स हैं उसको आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि बाइनोकुलर्स का हेल्प लेके, कैमरास को लेके, या फिर ट्रैकिंग डिवाइसेस को लेके। जो भी आपके पास डायरेक्ट साइटिंग है, डायरेक्ट किसी प्लांट या किसी एनिमल को देखना, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो सबसे कॉमन मेथड जो आता है एस्टिमेशन का वो तो यही आता है। जैसे कि आप मोशन ट्रिगर्ड कैमरा यूज़ कर सकते हैं, नेस्ट या फिर फिशेस लोकेशन देख सकते हैं, या फिर काउंटिंग कर सकते हैं आप नंबर ऑफ फ्रेश स्कैट्स के लिए। इसी तरह से आपके पास आती है मार्क कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक। तो ये वाला टेक्निक जो है वो हमने ऑलरेडी किया है कि आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे और उसको रिलीज़ कर देते हैं, और फिर आप सैंपल 2 लेते हैं। सैंपल 2 में आप देखते हैं कि कितने आपके पास मार्क या फिर अनमार्क आ रहे हैं। इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैक सर्वेज। तो जो भी हमारे पास ट्रैक सर्वेज आते हैं उसमें आप काउंटिंग करेंगे मल्टीपल ट्रैक्स की। इसी तरह से हमारे पास आती है फोकल सैम्पलिंग, जिसमें कि आप पर्टिकुलर एक एनिमल जो होता है उसको पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। फिर आता है हमारे पास स्कैन सैम्पलिंग। स्कैन सैम्पलिंग में क्या करते हैं, आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और जो भी उनका बिहेवियर होगा उसको आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। आप देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स का जो रेंजिंग पैटर्न है उसके एनिमल के बिहेवियर के अनुसार किस तरह से डिपेंड करता है। जो भी आप प्रोटेक्शन है एनिमल्स की, या फिर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो डिजीज़ हैं या कल्चर्स हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ द एनिमल्स। इसी तरह से आपके पास क्या आता है, मार्किंग लोकेशंस। तो लोकेशंस को मार्क आउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस यूनिट्स आती हैं, लैंडमार्क आते हैं, कुछ मैपिंग टेक्निक्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने के लिए एनिमल्स जहाँ पर कि पाया गया हो। इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है उसको भी आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो कुछ टूल्स की हेल्प से, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं रेंज फाइंडर्स, लेज़र, या फिर अल्ट्रासोनिक्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। इसी तरह से आपके पास आती हैं ट्रैकिंग मूवमेंट्स आती हैं।
तो जो भी ट्रैकिंग मूवमेंट्स एनिमल्स की आप देख सकते हैं कि एनिमल जो है वो किस रेंज से किस रेंज तक डेली वहाँ पे आता है, क्या मंथली आता है कि ईयरली आता है कि डे वाइज आता है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं स्पेशियल एनालिसिस। तो एक बार जैसे ही आपके पास डाटा कलेक्ट होगा, आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और जो मूवमेंट पैटर्न्स हैं उनको क्या करोगे, आप नोट करेंगे। इस तरह से आप जो भी एनिमल्स हैं उसकी होम रेंज का साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेफर्ड हैबिटेट्स को, या फिर आप मूवमेंट्स जो हैं वो भी देख सकते हैं कि एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट शो कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? इस की एप्लीकेशन ये होती है कि आप वाइल्ड लाइफ को बड़े आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्लांट या एनिमल का रेंजिंग बिहेवियर स्पीसीज़ का पता है, आप उसकी कंजर्वेशन, उसके हैबिटेट की मैनेजमेंट और उसकी पॉपुलेशन की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट है या एनवायरनमेंट का फैक्टर्स है उसका उस एनिमल की मूवमेंट के ऊपर या उसके हैबिटेट यूज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ या कंजर्वेशन मैनेजमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई प्लांट या एनिमल हमारा क्रिटिकल एरिया में आइडेंटिफाई हो रहा है और उसकी प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर उसकी कंजर्वेशन करवा सकते हैं। जो भी आपके पास रियल टाइम होता है वो आपको एक्यूरेट डाटा परफॉर्म करता है। बेशक ये टाइम कंज्यूमिंग है और हाई लेवल के एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या फिर इनकरेक्ट रिकॉर्ड लोकेशंस जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपको यहाँ पर करवाया गया है रेंजिंग पैटर्न बाय द डायरेक्ट मेथड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स, आप इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ whole about the ranging pattern of plants and animals by direct method and this is the part 1. पार्ट सेकंड जो है वो हम अभी लेकर आएंगे जिसमें कि हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और साथ में रिमोट सेंसिंग की। थैंक यू सो मच।